फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर। और सबसे पहला जो सवाल है वह आपके कंप्यूटर पर आता है क्या कि व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर तो सभी कोई जानते हैं, आप लैब में देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। जैसे हमारे पास ब्रेन है ना, या ब्रेन, वैसे ही कंप्यूटर को भी ब्रेन होता है। तो क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी, वो देखते हैं। CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। यह जो आप देख रहे हो यह CPU है। दिस इज द पिक्चर ऑफ CPU। यह CPU कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगा हुआ रहता है। कहाँ रहता है, कैसे रहता है, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, पहले तभी यह थ्योरेटिकली क्लास कर लें कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो CPU। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या लिखोगे, CPU। CPU is the brain of computer. It processes all the information. इसका काम है कि जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं उस पर यह प्रोसेस करता है। सभी इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस कौन करता है, CPU। काम यही करता है। It receives through input devices। और जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उससे जितने भी डाटा आते हैं, मैसेज आते हैं, उसे रिसीव कौन करेगा, CPU। क्योंकि ब्रेन कौन है, CPU। आपका जितना भी काम करता है वो कौन करता है, ब्रेन। तो कंप्यूटर में भी कौन काम करेगा, CPU। स्टोर्स इट इन कंप्यूटर मेमोरी। और जितने भी डाटा जो रहते हैं, डाटा मीन्स व्हाट, डाटा का मतलब क्या हुआ। जैसे कि आप वीडियो देखते हो कंप्यूटर पर, म्यूजिक सुनते हो, पिक्चर बनाते हो, है ना, फोटो देखते हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो आप कंप्यूटर पर करते हो वो सभी के सभी कंप्यूटर के लिए डाटा है। क्या है वो, कंप्यूटर के लिए डाटा है। और वह उसे सेव करता है, तो उसे जिस फॉर्म में सेव करता है उसे कहते हैं मेमोरी। आप जो याद करते हो तो कहते हैं ना कि मेमोरी में है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर को जितना भी चीज़ आप दीजिएगा डाटा, किसी भी रूप में दीजिए, चाहे वह साउंड के रूप में दीजिए, चाहे आप कीबोर्ड से दीजिए, या आप पिक्चर दीजिए, वो सभी के सभी को कंप्यूटर जो है स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, मेमोरी में। किस में सेव करते हैं, मेमोरी में। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है, उसे ही हम लोग कहते हैं मेमोरी। उसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सभी स्टडी करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी। कंप्यूटर क्या क्या स्टोर कर सकता है, तो आप फिल्म देखते हैं वह कंप्यूटर स्टोर किए हुए रहता है, मूवी जो है वह कंप्यूटर स्टोर किए हुए रहता है, आपका सॉन्ग है वह कंप्यूटर स्टोर किए हुए रहता है ना। जितने भी तरह का टेक्स्ट है वह कंप्यूटर स्टोर किए रखता है। फोटोज है वो सारे फोटोज आपके स्टोर करके रखते हैं। तो जितने भी चीज़ हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर में स्टोर है, वह होते हैं कंप्यूटर का डाटा। और वो सेव होता है किस फॉर्म में, मेमोरी के फॉर्म में। और उसे हम लोग कहते हैं क्या, मेमोरी। जैसे हम लोग खाना खाए ना तो उसे भोजन कहते हैं, तो यहाँ भोजन नहीं, उसका वो क्या है, मेमोरी है। ओके, कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। और कंप्यूटर का मेमोरी जो है वह डाटा स्टोर और करने के काम में आता है, और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के काम में आता है। इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है कौन, तो मेमोरी। कोई ऑर्डर आप दिए उस पर काम करेगा कौन, मेमोरी। डाटा को स्टोर कौन करेगा, मेमोरी। तो इसलिए मेमोरी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो मेमोरी होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट जो मेमोरी है वह है प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड जो मेमोरी है उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर में। फर्स्ट हो गया प्राइमरी मेमोरी और सेकंड हो गया सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सा है, चलो बताओ मेरे को, किसी को मालूम है प्राइमरी मेमोरी कौन है, जय श्री राम। जय श्री राम जो है प्राइमरी मेमोरी है। वैसा नहीं है, रैम, राम नहीं, RAM को हम लोग राम पढ़ते हैं,
लेकिन यहां हम लोग कंप्यूटर में क्या पढ़ते हैं, रैम, RAM, रैम। कंप्यूटर में इसे क्या पढ़ेंगे, रैम। ऐसे तो जय श्री राम में RAM राम है, ठीक है, हमारे पूज्य श्री राम है, लेकिन राम नहीं, RAM, रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है। दूसरा जो प्राइमरी मेमोरी है वह है हमारे को रोम। रैम में ए हटा दीजिए तो हो गया रोम। रैम एंड रोम ये दो हमारे को प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो प्राइमरी मेमोरी कितने तरह के हैं कंप्यूटर में, 2 टाइप्स। कौन कौन, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जो है यह भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। अब आप कहिएगा सर मुझे रैम दिखाइए, रोम दिखाइए, तो जितना भी दिखाने का काम है ना वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। पहले हम लोग सब चीज़ समझ तो ले। रैम और रोम, यह जो रोम भी है वह आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, सेकंड जो है वह ईपी रोम है, और थर्ड जो है वह ईईपी रोम है। रोम भी जो है वो 3 प्रकार के हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। याद रखेंगे रोम कितने तरह के होते हैं, पी रोम है ना, पीके रोम है ना, दारू पीके रोम नहीं, शरबत पीके रोम नहीं, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, और तीसरा है डबल ईपी रोम। तो ये याद हो गया कि प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के हैं, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे मेन मेमोरी जो आपको जानना है वह है हार्ड डिस्क, जो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है। आपके जो सिस्टम है लैब में उसमें जो सेकेंडरी मेमोरी है वह कौन सा है, हार्ड डिस्क। अब क्या होता है हार्ड डिस्क, क्या काम है, सब देखेंगे, हड़बड़ाइए नहीं। नेक्स्ट जो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपके पास है ना, सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पेन ड्राइव देखे हैं, और यहाँ लैब में भी आप लोग देखे हैं पेन ड्राइव। तो सेकेंडरी मेमोरी 2 सेकेंडरी मेन मेमोरी है, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। और नेक्स्ट जो है वह सीडी रोम। अब सीडी रोम जो है वह थोड़ा आउटडेटेड हो गया, अब आपको ये देखने के लिए कम ही मिलेगा, गोल चक्के सा होता था, अब बड़ा कम मिलेगा। नेक्स्ट है डीवीडी, सीडी रोम का बड़ा वाला भाई डीवीडी। तो 1 हो गया सेकेंडरी मेमोरी, सेकंड हो गया पेन ड्राइव, थर्ड हो गया सीडी रोम, फोर्थ हो गया डीवीडी, और फिफ्थ है ब्लू रे डिस्क, ये और बड़ा वाला भाई ब्लू रे डिस्क, और सिक्स्थ है मेमोरी कार्ड्स, जो आपका मोबाइल में छोटा सा लगा हुआ होगा चिप, जिसको कहते हैं मेमोरी कार्ड। पापा मेरे मोबाइल में 32 GB का मेमोरी कार्ड लगवा दो ना, बहुत सारे फिल्म को स्टोर करके रखने हैं, बोलते हो ना आप लोग, 60 GB का लगा दो। तो वो मेमोरी कार्ड जो है वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो मेमोरी कितने प्रकार के वो पता हो गया, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन आ गया, जय श्री राम, रैम और रोम। रोम 3 प्रकार के, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरी के ये सब एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल कौन है, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी और मेमोरी कार्ड्स। चलिए ये तो समझ गए कि मेमोरी कितने प्रकार के हैं। तो पहला जो मेमोरी जो है आपका प्राइमरी मेमोरी, वो हम लोग स्टडी करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ऑल्सो हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसको हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, इसका एक नाम हो गया इंटरनल मेमोरी, और दूसरा इसका एक और नाम है वो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी। क्यों कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर को जब भी काम करना होता है तो सबसे पहले डाटा को उठा करके मेन मेमोरी में रखेगा, प्राइमरी मेमोरी में, और वही प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा रहेगा उस पर काम होता है। जैसे आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में रोम लगा हुआ है, तो वो जो रोम लगा हुआ है वो क्या है, उसका प्राइमरी मेमोरी है, वहीं से पूरा उसका डाटा निकल रहा है और काम हो रहा है, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी, या इसको कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी, और इट स्टोर्स डाटा और इंस्ट्रक्शंस करंटली यूज्ड बाय द कंप्यूटर। करंटली कंप्यूटर में जो भी डाटा का यूज हो रहा है सिर्फ उसी को स्टोर करता है।
यानी कहने का अर्थ हुआ कि आप जो काम कर रहे हो वह आपका सारा रैम में रख करके और सीपीयू उस पर काम करते रहता है। रैम में रखे रहता है, फटाफट उठाता है और काम करता है, फटाफट उठाता है और काम करते रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद करोगे कि रैम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। रैम पूरी तरह से क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाता है। द मिनिमम साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज 256 MB। आज के डेट में ये समझ सकते हो, पहले तो 32 MB का भी आता था, 16 MB का भी आता था, लेकिन मिनिमम साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी जो है वह आज के डेट में 256 MB का होता है। प्राइमरी मेमोरी जो है उसे हम लोग दो भाग में बांटे हैं, रैम और रोम। ये तो सभी को याद है कि प्राइमरी मेमोरी को अनंत सर ने दो भागों में डिवाइड किया है, रैम एंड रोम, है ना। तो रैम क्या होता है? जय श्री राम मत नारा लगाओ, दिस इज द रैम। यह रैम है। कंप्यूटर में एक लंबा सा इस तरह का डिवाइस होता है जो मदरबोर्ड पर लगा रहता है। मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो, मैं पूरा हाथ में उठा करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा होता है रैम, है ना। तो इसी तरह का रैम होता है जो कि आप लोग देखोगे। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस और M फॉर मेमोरी। ये आपको याद रखना है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको ऑल्सो कहते हैं रीड एंड राइट मेमोरी, यानी कि लिखो और मिटाओ मेमोरी। आपके पास कॉपी है ना, कॉपी पर आप लोग लिखते हो किस चीज़ से? पेंसिल से लिखते हो और उसे फिर इरेजर से मिटा देते हो, जैसा कि मैं अभी करता हूँ। पेंसिल से मैंने लिखा कलम से और अपने इरेजर से मिटा दिया। दैट मीन्स रीड एंड राइट मेमोरी। इसी तरह का कुछ मेमोरी होता है रैम, यानी रैम को हम लोग क्या कहते हैं? रीड एंड राइट मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज वोलाटाइल इन नेचर। रैम क्या होता है? वोलाटाइल होता है नेचर में, यानी कहने का अर्थ है कि रैम जो होता है वोलाटाइल। इट्स मीन्स कि अगर सिस्टम को बंद कर दोगे, कंप्यूटर को बंद कर दोगे, तो रैम में जितने भी डाटा थे वो सारे के सारे डाटा गायब। फिर वो कंप्यूटर को ऑन करोगे, वो हार्ड डिस्क से डाटा उठाएगा, रैम में डालेगा और उस पर सीपीयू काम करता रहेगा, ठीक है ना। तो रैम पर कि वो डाटा आया और रैम उस पर काम कर रहा है। फिर कंप्यूटर को बंद किए, फिर सारा डाटा गायब, ठीक है ना। कोई डाटा पर काम करना है तो वो डाटा आया रैम में, काम खत्म तो वो रैम से फिर गायब। तो रैम क्या होता है? वोलाटाइल होता है नेचर में। यह पॉइंट आपको याद रखना है। रैम क्या है? वोलाटाइल इन नेचर। और इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन अ टेम्पररी बेसिस। इसमें जो डाटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो क्या होता है? टेम्पररी बेसिस पर। यानी अभी काम करना है तो स्टोर करो और काम नहीं करना है तो पूरे को डिलीट करके फिर खाली। जैसे आपके घर में मम्मी चावल रोज़ बनाती है, एक पतीले लेती है, पॉट लेती है और उस पॉट में वाटर डालती है, राइस डालती है, चावल बना ली, फिर उसे धो ली, फिर अगला दिन फिर बना ली, फिर धो ली, खाली कर दी, फिर अगला दिन फिर बना ली। ठीक उसी तरह से रैम का उपयोग होता है। कभी चावल बना लिए, कभी खीर बना लिए, कभी पुलाव बना लिए, है ना, कभी दाल बना लिए, उसी पतीले में अलग अलग चीज़ बना ले रहे हैं, उसी पॉट में बना रहे हैं। ठीक उसी तरह से रैम होता है वोलाटाइल इन नेचर। और उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है वह मम्मी के बर्तन की तरह ही टेम्पररी होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वह हमारे को है रोम, ROM, रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या था? रीड एंड राइट मेमोरी था। यह रीड ओनली मेमोरी है। यह ऐसे चिप होते हैं, यह छोटा सा चिप होता है जो कि बहुत सारे जगह लगे रहते हैं। जैसे कि आपका यह जो रोम है, आपके यहाँ AC है, या आपके यहाँ फ्रिज है, गाड़ी है ना, मोबाइल है, बहुत सारे यंत्रों में रोम लगा रहता है जिसमें प्रोग्रामिंग करके और डाल दिया जाता है। कैलकुलेटर है, प्रोग्रामिंग करके डाल दिया, तो वो क्या होते हैं? रोम होते हैं, रीड ओनली मेमोरी। जहाँ से कि सिर्फ रीड करना है कि भाई ऑन करना है, चलो ऑन करो, ऑफ करना है ऑफ करो, तो वो प्रोग्रामिंग उसमें लोड है।
आवाज़ बढ़ाना है, घटाना है, उसकी प्रोग्रामिंग लोड है, तो दैट इज़ द रोम, उसे कहते हैं हम लोग रोम। इट कीप्स द डाटा परमानेंट, इसमें डाटा क्या होते हैं, परमानेंट रहते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग किए और वो हम लोग फीड कर दिए, चलो भाई इसी पर अब काम करना है, तो रोम में डाटा क्या रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। और यह नॉन वोलाटाइल होता है नेचर में, यह मम्मी के पॉट की तरह नहीं है कि वोलाटाइल होगा, यह नॉन वोलाटाइल होगा। एक बार इसमें जो प्रोग्रामिंग फिट कर दिए तो फिट हो गया, अब वह प्रोग्रामिंग इरेज नहीं होगा तो नहीं होगा, दिमाग में एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, अब वही काम हमेशा वो करेगा, तो दैट इज द रोम। In most computers, ROM is used for storing a special program called BIOS, Basic Input Output System। आपके जो सिस्टम है ना, कंप्यूटर जो लगा हुआ है आपके यहाँ लैब में, स्कूल में या आपके इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ क्या होता है, आप बटन क्लिक किए, सिस्टम बूटिंग किया और बूटिंग करके सिस्टम ऑन करना शुरू करता है, सारा डिवाइस को चेक करता है और वो बूट करता है और बूट करके ऑन होता है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस होता है वह कहाँ होता है, रोम के द्वारा होता है। यह जो रोम जो सिस्टम को बूट कराने का काम करा रहा है स्पेशल प्रोग्राम के द्वारा, वैसे रोम को हम लोग कहते हैं क्या, बायोस। क्या कहते हैं, बायोस, BIOS, बायोस। क्या कहते हैं, BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दिस प्रोग्राम हेल्प्स टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। यह जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर को जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो उसे बूट करा करके ओपन करने के में मदद करता है। तो बायोस का क्या रोल होता है यह आपको मालूम है। यदि मदरबोर्ड का बायोस ही खराब हो जाए तो क्या होगा, बूट नहीं करेगा और सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। यानी कि सिस्टम को बूट कराना, सिस्टम को ऑन कराने का जो प्रोग्राम है वो कहाँ रिकॉर्डेड है, रोम में, और उस रोम को क्या कहेंगे तब, बायोस कहेंगे। एक स्पेशल टाइप ऑफ रोम जहाँ की कंप्यूटर को बूटिंग का प्रोग्राम रिकॉर्ड है उसे हम लोग कहते हैं बायोस, और बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोम। रोम जो है अपने नेचर के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट जो रोम हम लोग देखेंगे वह होगा पी रोम। क्या है, पी रोम, दारू पी रोम नहीं, पी रोम, PROM, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म होता है P फॉर प्रोग्रामेबल, R फॉर रीड, O फॉर ओनली और M फॉर मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रहेगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी किसका फुल फॉर्म है, पी रोम का। और इट इज अ मेमोरी चिप ऑन विच वी कैन स्टोर अ प्रोग्राम, बट वंस इट हैज बीन यूज्ड वी कांट इरेज इट्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। पी रोम में क्या होता है कि हम कोई प्रोग्राम डिजाइन किए, कोई प्रोग्राम बनाए कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि इसको लगा देते हैं, जैसे ही गाड़ी को तुम 4th गियर पर डालोगे कि गाड़ी ऑटोमेटिक हवा में उड़ने लगेगा। गजब का प्रोग्रामिंग बनाया, और उस प्रोग्रामिंग को मैंने क्या किया, इस रोम में फिट कर दिया और गाड़ी में लगा दिया। अब जैसे ही गाड़ी को 4th गियर पर डालता कि गाड़ी हवा में उड़ जाता। तो यह है पी रोम। कोई भी तरह का यदि प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है तो उसे स्टोर कर दिया जाता है जिस रोम में, उसे कहते हैं हम लोग पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जहां डाटा को, प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है और उसके बाद उस प्रोग्राम का यूज होता है। आप बार बार यूज करो, उसे हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है, तो दैट इज द पी रोम। नेक्स्ट जो है वह है ईपी रोम। ईपी रोम क्या है, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या है, यह ऐसा प्रोग्राम है कि भाई हम डाल तो दिए हैं लेकिन आप इसको इरेज कर सकते हो। चलो आपकी मर्जी है कि 4th गियर पर ना उड़े गाड़ी तो आप उसे इरेज कर दो, आपको परमिशन देते हैं इरेज करने
के लिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वी कैन इरेज इट्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बाय एक्सप्रेसिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। एक स्पेशल लाइट होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसकी मदद से आप उसे इरेज कर सकते हो, ठीक है ना, उसे आप इरेज कर सकते हो, उस प्रोग्राम को गायब कर सकते हो। ईपी रोम्स आर चीप, ईपी रोम्स चीप होता है और रिलायबल होता है, हेंस दे आर वाइडली यूज्ड। ईपी रोम जो होते हैं वो चीप है और रिलायबल है, इसीलिए यह व्यापक स्तर पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड जो है आपका रोम वह है डबल ईपी रोम। क्या है वो? डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक फर्स्ट इससे हो गया कि आप फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली, फिर हो गया इरेजेबल, डबल ई हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो डबल ईपी रोम का भी फुल फॉर्म आपको मालूम हो गया, इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में आएगा, लिख डालोगे। The information written on it can be erased using electrical signals। वहाँ तो हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से इरेज करते थे ईपी रोम में, लेकिन डबल ईपी रोम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से हम लोग इरेज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो मेमोरी है वह है सेकेंडरी मेमोरी, हमारा पेट। हमने जितना भी पढ़ाई किया है आज तक वो सारा का सारा हमारे ब्रेन में वो क्या है? स्टोर है। जब ज़रूरत पड़ता है वह हमारे रैम में जाता है और उस पर सीपीयू काम करता है और मैं उस पर काम करता हूँ, मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, और मैं अपने दिनचर्या करता हूँ। यानी मेरा सीपीयू, मेरा सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस और मेरा प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, ठीक है, वो सब अच्छी तरह से काम करता है। अब कहोगे सर आपके शरीर में क्या रोम है? हाँ है ना, हमारा आँख सिर्फ देखने का काम करता है, आँख से हम खा नहीं सकते हैं, तो इस आँख में क्या है? रोम लगा हुआ है। एक प्रोग्राम भगवान जी ने रिकॉर्ड किया और उसको हमारे आँख में फिट कर दिया। अब ये सिर्फ देखने का काम करेगा। ईयर सिर्फ सुनने का काम कर सकता है, यह देखने का काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक प्रोग्राम फिट किया हुआ है जिससे कि सिर्फ सुनाई देगा। माउथ, मुंह बोलने का सिर्फ काम कर सकता है, देख नहीं सकता, तो यहाँ भी प्रोग्राम फिट है। तो भैया रोम तो बहुत सारी जगह लगा हुआ है और रैम तो ब्रेन में है ही। याद करते हैं भुला जाते हैं, याद करते हैं भुला जाते हैं, याद करते हैं भुला जाते हैं, है ना। वोलेटाइल नेचर का भी है रैम, है ना। और सीपीयू हमारा आईक्यू है ही, हम कितना स्मार्ट हैं उसी हिसाब से मेरा ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम सुस्त रहेंगे तो हमारा इसका मतलब सीपीयू लो कैटेगरी का है। तो सेकेंडरी मेमोरी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी हमारा ब्रेन का स्टोरेज वाला पार्ट, वह सेकेंडरी मेमोरी नोन एज, इसे ऑल्सो हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। इसे ऑल्सो क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी, या इसे ऑल्सो कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, या इसे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के दो नाम आप याद रखेंगे, एक इसका नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या नाम है? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या नाम है? ऑक्सिलरी मेमोरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी मेमोरी। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी। क्या नाम है? एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, है ना। तो स्टोरेज मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। और यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक कोई इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छी मूवी है उसे स्टोर करना है, आनंद सर के क्लास को स्टोर करना है ना, बहुत सारे गाने को स्टोर करना है, अच्छी अच्छी तस्वीरें को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग को मेमोरी कार्ड चाहिए ना, हार्ड डिस्क चाहिए ना कंप्यूटर में, तो वो है आपका स्टोरेज मेमोरी। क्लियर हो गया? It is needed because primary memory of a computer is insufficient to store and save large amount of data for future reference and retrieval। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वहाँ हम लोग लंबे समय तक डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। दूसरा, प्राइमरी मेमोरी बहुत महंगा होता है। दो कारण है, पहला कि वहाँ लंबे लंबे डाटा, बड़े बड़े डाटा को स्टोर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है।
ठीक है ना। और हम इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं, मेन रीजन यही है। इसीलिए हम लोग किसका करते हैं उपयोग, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं, जहां लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि हमारे सीपीयू में आज से 15 साल पहले जो काम किए वह भी स्टोर करके रखा हुआ है। क्लियर है ना। जरूरत रहेगा तो डिलीट करेंगे, नहीं जरूरत रहेगा तो वो रखा रहेगा। तो सबसे मेन जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी जो है, वह है हार्ड डिस्क। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, हार्ड डिस्क की। कंप्यूटर में एक लगा हुआ रहता है मेमोरी, जिसको कहते हैं क्या, हार्ड डिस्क। वहाँ ही सारा प्रोग्राम, सारे फिल्म, सारे गाना, अनंत सर की सारी वीडियो क्लासेज, वो सब और सारे प्रोग्राम कहाँ स्टोर रहते हैं, हार्ड डिस्क में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ स्टोर रहेगा, हार्ड डिस्क में। विंडोज कहाँ स्टोर रहेगा, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर। ऑल्सो नोन एज अ फिक्स्ड डिस्क, और इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं फिक्स्ड डिस्क। किसे कहते हैं, हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं। और मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और यह मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हमारा कौन, हार्ड डिस्क। और इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अप टू 8 TB। और यह जो है, यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अप टू 8 TB तक स्टोर कर सकता है, और उससे भी ज़्यादा 16 TB 32 TB भी स्टोर कर सकता है। आपके यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम में सर्वर है जो कंप्यूटर में, उसमें 2 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। ओके। ऑल द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर टीवी क्या होता है। जैसे कि तुम्हारे यहाँ चावल आता है खरीदा कर 2 किलो 4 किलो, पापा ले आते हैं जाके खरीद के 1 मन 40 किलो। फिर दूसरे दिन पापा गए और जाके 1 ट्रक उठा के ले आए। फिर तीसरे दिन गए पापा और 50 ट्रक ले आए। चौथे दिन पापा गए और 500 ट्रक ले आए। वह 500 ट्रक जो है वह 8 TB हो गया। समझ गया। इस तरह से डाटा होता है। तो यहाँ डाटा ट्रक में नहीं आता है, डाटा तो यहाँ डाटा रहता है जो कीबोर्ड से, माउस से, माइक से, है ना, जाता है, वो डाटा है। ऑल द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन ए हार्ड डिस्क। और कंप्यूटर में जितना भी हम लोग काम करते हैं वह स्टोर कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में। जितना भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, ये जितने भी काम कर रहे हैं, यह कंप्यूटर में कहाँ स्टोर हो रहा है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। A hard disk is made up of many rigid metal plates coated to store data magnetically। और हार्ड डिस्क जो होते हैं वो बहुत सारे प्लेट्स के बने हुए होते हैं, गोल गोल प्लेट्स के बने हुए रहते हैं, जो क्या रहते हैं, वो मैग्नेटिक प्लेट रहते हैं। कैसे प्लेट रहते हैं, मैग्नेटिक प्लेट रहते हैं, और उसमें डाटा स्टोर होता है। यह है हार्ड डिस्क। आज तो नए तरह के भी हार्ड डिस्क आ गए हैं, जिसको SSD हार्ड डिस्क कहते हैं। जानेंगे उन सब के बारे में भी आगे। सेकंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है CD रोम। CD रोम को ऑल्सो कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत तंग करेगा। CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। गोल चक्के सा होता है, यह गोल चक्के सा होता है। एक समय में बहुत सारी फिल्में जो है, बाजार में जितनी भी फिल्में रहती थी वो CD रोम में ही आती थी। 1 CD कैन स्टोर 600 to 700 MB डाटा। और एक CD मात्र 6 से 600 to 700 MB डाटा ही स्टोर कर पाती है। एक CD जो है मात्र 600 to 750 MB डाटा ही स्टोर कर पाती है, जबकि एक फिल्म जो होती है 2.5 घंटे की, उसे स्टोर करने के लिए कम से कम 3 CD की जरूरत पड़ती थी। ठीक है ना। CDR और CDRW, यह CD रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है CDR और एक होता है CDRW। ठीक आपका रैम प्राइमरी मेमोरी की तरह, एक रैम और रोम। ठीक है ना। CDR जो है वह कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। एक बार इस पर रिकॉर्ड कर दिए तो रिकॉर्ड हो गया, अब उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, उसे आप डिलीट नहीं कर सकते हो। तो CDR का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है ना। CD रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, लेकिन CDR का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और CDRW का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क
रीराइटेबल यानी इस पर राइट कर दिए, फिर डिलीट किए, फिर राइट किए, फिर डिलीट किए, फिर राइट किए, फिर डिलीट किए, फिर राइट किए, यानी यह रीराइटेबल होता है। उसको कहते हैं CDRW। CDR का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CD-ROM का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, थर्ड जो है वह है हम लोग का DVD। अब 750 MB तक ही डाटा एक CD-ROM में आपका क्या होता है, स्टोर होता है। अब इससे तो दिल भरा नहीं, तो टेक्नोलॉजी और हाई हुई तो आ गया मार्केट में DVD, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। क्या फुल फॉर्म होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, या इसको ऑल्सो कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी के दो फुल फॉर्म है, एक है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और दूसरा क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके, टू फुल फॉर्म याद रखेंगे डीवीडी का, एक है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और दूसरा है डिजिटल वीडियो डिस्क। एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस, और यह क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। कैसा है? ऑप्टिकल है। कैसा है? ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है और कैपेसिटी में रेंज फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB। और इसकी जो कैपेसिटी है CD-ROM से बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 7 टाइम्स टू 25 टाइम्स, 7 गुना से लेकर 25 गुना तक। यानी एक DVD जो है उसमें 4.7 GB से 17 GB तक डाटा स्टोर हो सकता है। एक DVD में कितने डाटा स्टोर होते हैं? 4.7 GB टू 17 GB तक। फिफ्थ जो है वह है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क सिमिलर टू ए CD और DVD इन appearance, but it can holds up to 128 GB of data। ब्लू रे डिस्क जो है यह CD और DVD की तरह ही दिखता है गोल, लेकिन इसमें जो है थोड़ा और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया और यह 128 GB तक डाटा को स्टोर करने लगा। कितना? 128 GB तक स्टोर करने लगा, जबकि DVD जो है हमारा कितना स्टोर करता है? मात्र 4.7 GB से 17 GB, और CD 750 MB 750 MB, जबकि हमारा ब्लू रे डिस्क जो है वह 128 GB तक। और इट यूजेज ब्लू वायलेट लेजर्स, और यह यूज करता है क्या? ब्लू वायलेट लेजर्स यूज करता है टू रीड। अगर आपको ब्लू रे डिस्क को स्टडी करना है, ब्लू रे डिस्क पर अगर मूवी रिकॉर्ड है तो उसे देखना है, तो उसके लिए जरूरत पड़ता है किसका? ब्लू वायलेट लेजर्स का, रीड करने के लिए और होल्ड करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और उसमें रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए चाहिए ब्लू वायलेट लेजर्स। It is mainly used for storing very high quality video files and video games that require large amount of storage space। यदि हमें कोई वीडियो को हाई क्वालिटी का है या कोई वीडियो गेम है जो बहुत बड़ा बड़ा है उसे स्टोर करना है, तो उसके लिए ब्लू रे डिस्क का उपयोग होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वह है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है, used to store data in various electronic devices like mobile phones, digital cameras, MP3 players and many other portable devices। सभी लोग मेमोरी कार्ड देखा है और इसका उपयोग जानता है। It is a small in size and can store up to 128 GB of data। यह छोटा होता है साइज में और करीब 128 GB ऑफ डाटा तक यह स्टोर कर सकता है। अलग अलग मेमोरी कार्ड की अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई 16 GB का है, कोई 32 GB का है, कोई 64 GB का है ना। वी कैन ट्रांसफर द डाटा स्टोर्ड इन अ मेमोरी कार्ड टू आवर कंप्यूटर। और मेमोरी कार्ड भी क्या होता है? रीड राइट होता है, जितना बार मन करो उस पर रीड करो, राइट करो, रीड करो, राइट करो, है ना। और मेमोरी डाटा से हम लोग क्या करते हैं कि कार्ड से, मेमोरी कार्ड से कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करना, कंप्यूटर से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करना, ये काम हम लोग करते हैं। ओके, मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर्स मेमोरी को मेजर करना, कैसे मेजर करते हैं। एक कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर
एक अलग सा लैंग्वेज स्टडी करता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। आपको हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश समझ में आता है, रसियन समझ में नहीं आता है। वैसे ही कंप्यूटर को न हिंदी समझ में आता है न इंग्लिश समझ में आता है, इसका एक अलग लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इट प्रोसेसेज एंड स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। और यहाँ जितने भी डाटा पर काम होते हैं कंप्यूटर में, वह बाइनरी लैंग्वेज के रूप में ही काम करते हैं। जैसे आपके साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं हिंदी इंग्लिश में ही बोलता हूँ, है ना, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा मैं रसियन अमेरिकन नहीं ना बोल रहा हूँ, है ना। वैसे ही कंप्यूटर को हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो चाहे कोई बोलो, जब किसी को नहीं समझेगा वह उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ही समझता है। इसके पास ज़बरदस्त ट्रांसलेटर है। ओके, बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1 कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। बाइनरी लैंग्वेज में एक आता है 0 और दूसरा आता है 1। 0 और 1 से ही यह पूरी की पूरी पढ़ाई पढ़ लिया है। ये जो कंप्यूटर इतना काम कर रहा है ना, वीडियो दिखा रहा है, ऑडियो सुना रहा है, ये क्लास बना रहा है, आपको प्रेजेंटेशन बना रहा है, वर्ड में काम कर रहे, एक्सेल में काम कर रहे, ये कुछ नहीं जानता है। वो सबको 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1, इस तरह से वो पढ़ता है। आप ABCD पढ़ो, वह ए को कहता है नहीं, ए नहीं, 1 0 0 0 1 0 0 1, वो ऐसे कहता है, ठीक है ना। इसके लिए हर चीज़ क्या है? बाइनरी डिजिट्स में है। और इस 0 और 1 को कहते हैं हम लोग क्या? बाइनरी डिजिट्स और बिट्स कहते हैं। 0 को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, या कहते हैं क्या? बिट्स। 1 को क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। ओके, अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेसेज एंड स्टोर। बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कंप्यूटर जिस पर काम करता है और जिसे स्टोर करता है, उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है वह कौन है? बिट, BIT। वह कौन है? BIT। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर, जिसे पर कि कंप्यूटर प्रोसेस और स्टोर करता है। और एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कॉल्ड अ निबल। 4 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। 12 केले को क्या कहते हैं? 1 दर्जन कहते हैं। 12 केले को 1 डजन कहते हैं, है ना, कि 1 डजन बनाना। 12 बनाना को क्या कहते हैं? 1 डजन बनाना। वैसे ही 4 बिट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, NIBBLE, निबल। और एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। और 8 बिट्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं बाइट। याद रखना है, ये एग्जाम में आएगा। 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं क्या? 1 बाइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, BYTE, बाइट। और 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, NIBBLE, निबल। और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। वेरी गुड। और a computer memory is stored in the form of bits and बाइट्स। और कंप्यूटर जितना भी स्टोर करता है उसको हम लोग 2 ही फॉर्म में लिखते हैं, एक लिखते हैं बिट्स में, नहीं तो दूसरा लिखते हैं क्या? बाइट्स में। ये 2 हम लोग का मन पसंदीदा क्या है? मेजरिंग यूनिट है। जैसे कि सामान खरीदने जाओगे आप दुकान, तो आप कहोगे कि सब्जी लाना है, तो क्या लाओगे? 500 ग्राम। तो आपका ग्राम जो है वह मेजरमेंट का मन पसंदीदा यूनिट है। दूसरा आपका किलोग्राम, है ना, बाजार से सब्जी ला तो कितने में? किलोग्राम में। 2 kg 500 ग्राम। वैसे ही यहाँ हो गया क्या? बिट स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। और 8 बिट बराबर 1 बाइट, और बाइट हो गया उससे बड़ा यूनिट। ओके, नेक्स्ट हमको आपको याद रखना है कि 1024 1024 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। याद रखना है। ऐसे तो आप जानते हो कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, लेकिन कंप्यूटर में 1000 नहीं होता है, 1000 नहीं होता है, 1024 होता है। 1024 क्या? ग्राम नहीं, बाइट्स। क्या? बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। यहाँ जितना भी चीज़ हम लोग नापेंगे ना कि कंप्यूटर में कितना स्टोर है, उसको ग्राम से नहीं तोलेंगे, उसे किससे तोलेंगे? बाइट से, बीट से। किससे तोलेंगे? बाइट से, बीट से। और बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ी तो क्या ले आए?
किलोबाइट, कि 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, MB, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट एंड 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। ये आप तीनों एकदम रट्टा मार याद रखना है। आप सभी को मालूम है कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट्स बराबर क्या होता है 1 बाइट, है ना, ये याद रखना है। नंबर 2, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। नंबर 3, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। नंबर 4, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में कितने, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट है, 1024 मेगाबाइट है। क्लियर है? तो कंप्यूटर लैंग्वेजेज, सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेजेज। टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के साथ यदि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वी नीड सम स्पेशल लैंग्वेजेज, तो हमें कुछ स्पेशल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड सम स्पेशल लैंग्वेजेज विच आर कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेज। उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसे ही कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। आप अब भैया दीदी को सुने होंगे, भैया दीदी के मुंह से, मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है, सी प्रोग्रामिंग सीखना है, C++ प्रोग्रामिंग सीखना है, जावा सीखना है, विजुअल बेसिक सीखना है, तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है, वह हमारी हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन, ये सब उसे नहीं समझ में आता है। इसे दूसरी भाषा समझ में आता है, या दूसरा ग्रह का नहीं है, इसी ग्रह का है, लेकिन यह हमारी भाषा को नहीं समझता है, और इसकी भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीडियम by which instructions are transmitted to the computer to perform a specific task। कंप्यूटर लैंग्वेज वह मीडियम है, वह माध्यम है, कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीडियम, कंप्यूटर लैंग्वेज वह माध्यम है by which, जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस जो हैं, हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी भी टास्क को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जो ऑर्डर देते हैं उसे वह कंप्यूटर लैंग्वेज क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसलेट करता है अपनी लैंग्वेज में, और तब वह काम करता है, और उसी के लिए ही कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और इट इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, एक वर्ड का सेट है, किसी का सेट है, वर्ड्स का सेट है, सिंबल्स का सेट है, और कोड्स दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, और कोड्स का सेट है। व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, किसका सेट है, तो वर्ड्स, सिंबल्स और कोड्स का सेट होता है कंप्यूटर लैंग्वेज। कमांड देने के लिए ये इसी का एक सेट बनाया गया है जिससे कि कंप्यूटर समझता है, और इट इज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और इस को जो कि यह कोड्स लिखा गया है, इसके लिए हमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हम अपनी ऑर्डर्स को लिखते हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। A computer program is a set of instructions written in a programming language। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वह क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कोई पूछ दे कि व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का सेट है, रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, चाहे वह जावा में लिखा हो,
चाहे सी में लिखा हो, चाहे विजुअल सी प्लस प्लस में लिखा हो, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें लिखा हुआ जाता है। तो कोई आपसे अगर कंप्यूटर प्रोग्राम का डिफिनीशन पूछे तो क्या बोलेंगे? ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग का प्रोसेस है किसका? प्रोग्राम का। प्रोग्राम को लिखने की जी प्रोसेस है, प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस है, जो स्टेप वाइज हम लोग प्रोग्राम जो लिख रहे हैं, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ओके, पीपल हु राइट द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। और वह लोग, वह व्यक्ति जो कि प्रोग्राम्स को राइट करता है, लिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामर्स कहते हैं। जो व्यक्ति प्रोग्रामिंग करता है, जो व्यक्ति प्रोग्रामिंग करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर्स कहते हैं। जो व्यक्ति प्रोग्रामिंग करता है, पीपल हु राइट द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। और व्हाट इज प्रोग्रामिंग? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और व्हाट इज आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई पूछ दे कि व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा कहाँ जाता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यह प्रोग्रामिंग लिखता कौन है? तो प्रोग्रामर, हम लोग। अगर हमें लिखने आता है तो आई एम ए प्रोग्रामर, है ना। हमें स्टोरी लिखना आता है तो हमें कहा जाता है राइटर। अगर हमें कविता लिखने आए तो हमें कहा जाएगा कवि, है ना, पोएट। तो ओके, उसी तरह से है कंप्यूटर लैंग्वेजेज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज को दो भाग में डिवाइड किया गया है। टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को कितने भाग में बांट दिया गया? टू टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, पहले यह लैंग्वेज आया और उसके बाद जब काम करने में दिक्कत हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, नॉलेज एडवांस हुआ, तो लो लेवल लैंग्वेज के बाद फिर हाई लेवल लैंग्वेज का जन्म हुआ और एक से बढ़कर एक हाई लेवल लैंग्वेज आने लगे। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, वो देखते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज यानी लोल नहीं होता है, ट्रिपल एल होता है, एल एल एल। एल से लो, एल से लेवल और एल से लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वह होता है मशीन लैंग्वेज। इसको 1GL कहते हैं। 1GL का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन है? तो आपका है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। और सेकंड है असेंबली लैंग्वेज, जिसे कहते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, 2GL। असेंबली लैंग्वेज क्या हो गया? 2GL। यानी लो लैंग्वेज को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका मशीन लैंग्वेज 1GL, दूसरा हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज 2GL। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था उसे हमने दो भाग में बांटा, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज जब स्टडी करते हैं तो यह लो लेवल लैंग्वेज दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया हमारे को क्या? मशीन लैंग्वेज और दूसरा हो गया असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सा जनरेशन का लैंग्वेज है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वह फर्स्ट हो गया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, दूसरा जो है वह फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL, और पांचवा नेक्स्ट जो है नेचुरल लैंग्वेज 5GL। हाई लेवल लैंग्वेज को तीन भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL, सेकंड हो गया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL, तो 4GL का फुल फॉर्म फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, और फिफ्थ है नेचुरल लैंग्वेजेज, जिसको 5GL कहते हैं।
नेचुरल लैंग्वेज को क्या कहते हैं? 5GL कहते हैं। ओके, अब हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज की पहले स्टडी करते हैं। LLL, ट्रिपल L की स्टडी हम लोग करना शुरू करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में क्या हो गया? मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कौन आता है? मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि कोई हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन के लिए करते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, तो वह प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है वो उसी प्रोग्राम प्रिंटर पर काम करेगा। वह सॉफ्टवेयर यदि दूसरे प्रिंटर पर काम नहीं कर रहा है तो वह हमारे को क्या हो गया? लो लेवल लैंग्वेज हो गया। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट होता है। ये ध्यान देने का चीज़ है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मैं फोकस करा रहा हूं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज रन्स ओनली ऑन पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। और यह जो प्रोग्रामिंग हुआ है वह एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए ही लिखा जाता है। अगर एक टाइप का कंप्यूटर है तो वह दूसरे टाइप का कंप्यूटर में, दूसरे तरह का कंप्यूटर है तो उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है ना, वो दूसरे में काम नहीं करता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो होते हैं, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है लो लेवल लैंग्वेज का कि यह मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो वह मशीन डिपेंडेंट नहीं है, वह किसी भी सिस्टम पर लोड हो जाता है। ओके, तो वह मशीन डिपेंडेंट नहीं हुआ। और वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मशीन डिपेंडेंट होगा तो वह स्पेसिफिक कंप्यूटर पर होगा, तो दूसरा टाइप का अगर कंप्यूटर है तो उसमें वह लोड नहीं होगा। ओके, टू टाइप्स या लो लेवल लैंग्वेज जो है यह दो तरह का होता है। एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। ये तो हमने पढ़ाया ही था कि दो तरह का ये है, एक हो गया मशीन लैंग्वेज और दूसरा हो गया असेंबली लैंग्वेज। और ये दोनों लैंग्वेज जो हैं वो क्या है? मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। ओके, मशीन लैंग्वेज ओनली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यह सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही अंडरस्टूड होता है, यह सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जाता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, और इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हमारा कौन है? मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स टू यूज बिकॉज इट ओनली कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 and 1 कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। मशीन लैंग्वेज को एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही बड़ी पहेली है और उसे समझना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ 2 डिजिट्स का बना हुआ होता है, 0 और 1। सिर्फ 0 और 1 से मिल करके यह आपका मशीन लेवल लैंग्वेज बनता है। इसलिए यह प्रोग्रामर के लिए इसकी प्रोग्रामिंग करना बहुत जटिल होता है। और यह जो मशीन लेवल लैंग्वेज है यह लो लेवल लैंग्वेज है और यह सिर्फ मशीन डिपेंडेंट होता है। ओके, बिट 0 रिप्रेजेंट्स द ऑफ स्टेट। ये जो 0 है यह रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑफ स्टेट को। 0 जो है वह रिप्रेजेंट किसे करता है? ऑफ स्टेट को। ये आपको याद रखना है कि 0 जो है वह रिप्रेजेंट करता है किसे? ऑफ स्टेट को। तो ऑन स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? 1। बिट 1 रिप्रेजेंट्स द ऑन स्टेट। 0 जो है वह रिप्रेजेंट करता है ऑफ स्टेट को, तो 1 रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑन स्टेट को। क्लियर? ऑन स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? बिट 1। ऑफ को कौन रिप्रेजेंट करता है? बिट 0 मशीन लैंग्वेज में। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो देखते हैं वह हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। और यह असेंबली लैंग्वेज जो है कैसा लैंग्वेज है? लो लेवल है कि हाई लेवल है? बता दो। लो लेवल है ना? यानी लो लेवल लैंग्वेज का जो सेकंड टाइप है वह है असेंबली लैंग्वेज, ऑल्सो नोन एज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। थोड़ा सा एडवांस्ड है ना। मशीन लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज हो गया फर्स्ट जनरेशन, लो लेवल का हो गया। यह भी लो लेवल का है लेकिन यह क्या है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। कैसा है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कौन है? असेंबली लैंग्वेज।
program codes are written in the form of alphanumeric symbols called mnemonics instead of 0 and 1। अब थोड़ा आसान हुआ लिखना, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें जो प्रोग्रामिंग करना है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 बिट में। 0 जो है वह हमारे को ऑफ रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो हमारे को ऑन को रिप्रेजेंट करता है। 1 जो है वह ऑन को रिप्रेजेंट करता है और जो भी प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं वो इस तरह से 0 0 1 1 0 0 1 0। अब इसको पढ़ना, याद करना और इसको डिजाइन करना इतना कठिन है कि बाप रे बाप, प्रोग्रामिंग का नाम ही सुनते सुनते सीखने वाले का दिमाग साफ हो जाता था। अब न बड़ा आसान है, हाई लेवल लैंग्वेज आ गया है ना, तो आप लोग बड़ा मजे कंप्यूटर देख रहे हो, अब मज़ा मार रहे हो। तो लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ा एडवांस्ड आया आपका कौन, असेंबली लैंग्वेज, जिसको कहते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ पर 0 और 1 के जगह पर मिनमोनिक्स का यूज करने लगा। मिनमोनिक्स यानी कहने का अर्थ है सिम्बॉल्स का उपयोग होने लगा। जैसे हम लोग एडिशन के लिए सिम्बॉल यूज करते हैं क्या, प्लस, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, है ना, डिवीजन के लिए कंप्यूटर में यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। इस तरह से अल्फा न्यूमेरिक सिम्बॉल्स हम लोग बहुत सारे उपयोग करने लगे, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, मिनमोनिक्स। क्या कहते हैं, मिनमोनिक्स कहते हैं। और मिनमोनिक्स किस में यूज होने लगा, असेंबली लैंग्वेज में यूज होने लगा। ए प्रोग्रामर राइट्स एब्रिविएशंस सच एज A for addition, C for compare, L for load and M for multiply। अब थोड़ा आसान हो गया, अब हमें एब्रिविएशंस याद करना पड़ा और हम लोग A का यूज करने लगे एडिशन के लिए, C का यूज करने लगे कंपेयर के लिए, L का यूज करने लगे लोड के लिए, M का यूज करने लगे मल्टीप्लाई के लिए, EXIT एग्जिट का यूज करने लगे एग्जिट के लिए। इस तरह से हम लोग क्या करने लगे, बहुत सारे सिम्बॉल्स और मिनमोनिक्स का उपयोग करना यूज करना शुरू किए। तो अब थोड़ा ज़्यादा आसान हुआ ना, आसान हुआ। 0 1 0 1 0 0 0 1 बहुत आसान हो गया अब असेंबली लैंग्वेज में। बिकॉज ऑफ दिस फीचर इट इज ऑल्सो नोन एज सिम्बॉलिक लैंग्वेज। और इसी फीचर्स के चलते, मिनमोनिक्स का उपयोग होने के चलते अल्फा न्यूमेरिक सिम्बॉल्स, किसा सिम्बॉल, अल्फा न्यूमेरिक यानी ABCD और 1 का उपयोग होने के चलते इसको ऑल्सो हम लोग कहते हैं क्या, सिम्बॉलिक लैंग्वेज। इसे ऑल्सो क्या कहते हैं, सिम्बॉलिक लैंग्वेज। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि सिम्बॉलिक लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे दोगे ना, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वह है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। चलिए, हाई लेवल लैंग्वेज जब से आया मज़े आ गया। और यह जो लैंग्वेज है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग कहीं भी आप लिख डालो, किसी भी कंप्यूटर में लिखो, यह क्या है, पहला मशीन इंडिपेंडेंट है। सबसे पहला तो इसकी खूबी क्या है, यह मशीन इंडिपेंडेंट है। आप एक कंप्यूटर पर लिखोगे वो सभी कंप्यूटर पर काम करेगा। यह स्पेसिफिक मशीन के लिए रिटन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए ये रिटन नहीं है। तो सबसे बड़ी खूबी जो इसकी है वह है इसका क्या, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेज एंड अवे फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। और अब जो लैंग्वेज आ गया थोड़ा और एडवांस आ गया और यह हमारे ह्यूमन लैंग्वेज से मिलता जुलता लैंग्वेज यह आने लगा। ये क्या हो गए, क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये हमारे को ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोजर होने लगे, ठीक है ना। और अब मशीन लैंग्वेज से दूरी बनाए जाने लगी। तो अब प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया और प्रोग्रामिंग सीखने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी अब, क्योंकि पढ़ना आसान हो गया। मेन एडवांटेजेस, ईजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन। सबसे मेन एडवांटेज जो इसका है कि इसे पढ़ना आसान है, ईजियर टू रीड, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ सकते हैं, राइट एंड मेंटेन, और इसे मेंटेन करना भी आसान है। ओके, ऐसा प्रोग्रामिंग डिजाइन किया गया कि भैया हमको लिखना आसान हो, हमें समझना आसान हो, बाकी कंप्यूटर का CPU को जो प्रोसेस करना है अंदर तुम करते रहो, ठीक है ना। ओके, अब मशीन लेवल लैंग्वेज जो है और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन हम लोग पढ़ लिए लैंग्वेज, और हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। यह जो हाई लेवल लैंग्वेज है यह शुरू हो जाता है थर्ड जनरेशन
लैंग्वेज से। असेंबली लैंग्वेज हमारा क्या है, सेकंड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से जितना भी लैंग्वेज है वह क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो होता है, इन दिस third generation language 3GL, the programmers writes a series of English like words that tell the computer what to accomplish and how to do। अब यहाँ ऐसे हम लिखने लगे जैसे कि हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, है ना, ऑर्डर लिख रहे हैं। उस तरह से इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो वर्ड्स यूज होने लगा और हमें वो क्या करता है, हमें समझ में आसानी से आने लगा। तो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का बड़ा ही खूबसूरत फीचर्स है। और मेनी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आल्सो यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस फॉर एडिशन। और अब बहुत सारा जो लैंग्वेज जो थर्ड जनरेशन का, वह आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कौन सा ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की शुरुआत हो गई कहाँ से, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज होने लगा, जैसे कि एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस फॉर एडिशन, है ना, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शंस। सम अर्ली प्रोसीड्यूरल 3GL आर बेसिक, पास्कल, सी एंड फोटॉन। कुछ एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के जो शुरू में आए थे। तो सबसे पहला बेसिक आ गया, बेसिक पहले पढ़ते थे। उसके बाद पास्कल आ गया, आज भी लोग सी पढ़ते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। फोटॉन आ गया, फोटॉन, सी, ये सब क्या है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कौन कौन है, पहला बेसिक, दूसरा पास्कल, तीसरा पास्कल, दूसरा क्या है, पास्कल, तीसरा सी एंड चौथा फोटॉन, FORTAN। तो बेसिक, पास्कल, सी एंड फोटॉन, बेसिक, पास्कल, सी एंड फोटॉन आर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। याद हो गया, ओके। सम अदर एडवांस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज 3GL आर, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब 3GL भी आने लगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 3GL कौन कौन है, C++, जावा और C#। अगर एग्जाम में आ जाए कि राइट डाउन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 3GL, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आर, तो C++, जावा एंड C#। इसे पढ़ते हैं क्या है, C# पढ़ते हैं, C#, C# है लेकिन इसे पढ़ते क्या है, C#। तो सब अदर एडवांस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 3GL आर C++, जावा एंड C#। 3GL थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल क्या है, शुरू जो आए थे वो बेसिक, पास्कल, सी एंड फोटॉन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 3GL आर, वेरी गुड, C++, जावा एंड C#। ओके। अब हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में, 4GL। ऑल्सो यूज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। ठीक उसी की तरह अब इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज होते हैं थर्ड GL के तरह ही, लेकिन थोड़ा और ईजी हो गया। दे स्पेसिफाई व्हाट द प्रोग्राम शुड अकम्प्लिश विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ। ओके। ए 4GL इज फास्ट एंड रिक्वायर्स लेस टाइम एंड इफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोग्रामर। अब फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज जो है वह थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से ज़्यादा फास्ट हो गया, इसको राइटिंग करना और ज़्यादा आसान हो गया और इस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया प्रोग्रामर के लिए। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का चलन और ज़्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट 4GLs आर सो इजी टू यूज एंड प्रोग्रामर्स विथ वेरी लिटिल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड कैन डेवलप प्रोग्राम्स। जब से फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आ गया तब से बेवकूफ़ लड़का भी, कम पढ़ने वाला कोढ़िया लड़का भी प्रोग्रामिंग करने में हुनरबंद होने लगा, है ना। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के बाद क्या हो गया, प्रोग्रामिंग करना और आसान हो गया। एग्जाम्पल्स ऑफ 4GLs आर SQL, पर्ल, पाइथन। 3 एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का। फर्स्ट SQL, सेकंड पर्ल और थर्ड पाइथन। कौन कौन है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल, SQL, पर्ल और पाइथन। ओके। उसके बाद आइए तो नेचुरल लैंग्वेजेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में आते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, ऑल्सो नोन एज नेचुरल लैंग्वेजेज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव विजुअल टूल्स टू डेवलप अ प्रोग्राम। एग्जाम्पल मरकरी, ऑप्स,
प्रोलॉग। अब यहाँ क्या हो गया कि नेचुरल लैंग्वेज में आपको विजुअल टूल्स आ गए, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ विजुअल, है ना, तो विजुअल टूल्स आ गया, पेन, है ना, इस तरह से विजुअल टूल्स आने लगे। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हो, विजुअल टूल्स हैं, वैसे ही विजुअल टूल्स अब आ गए। तो ये प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मरकरी, ऑप्स, प्रोलॉग। याद रखेंगे 5th जनरेशन लैंग्वेज के 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, मरकरी, ऑप्स एंड प्रोलॉग। मरकरी, ऑप्स एंड प्रोलॉग और 5th जनरेशन लैंग्वेज। इसमें क्या आ गए, विजुअल टूल्स आ गए। विजुअल टूल्स किस में आए, नेचुरल लैंग्वेज में। नेचुरल लैंग्वेज इज वेरी इजी टू यूज, और अब इसका उपयोग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। जितनी आसानी से आप पेंट का उपयोग करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हो, उसी तरह से बहुत आसानी से अब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज का यूज करने लगे। ऑफन एसोसिएटेड विथ एक्सपर्ट सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इतना आसान हो गया कि एक्सपर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भी प्रोग्रामिंग किया जाने लगा, तो बहुत ही ज़्यादा अब आसान हो गया। एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के क्या एडवांटेज हैं, तो सबसे पहला तो यह है कि यूजर फ्रेंडली होता है एंड ईजियर टू मेंटेन, और मेंटेन करना आसान है, और दूसरा यूजर फ्रेंडली है। दूसरा है सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज विथ वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बॉल्स, देयरफॉर इट इज ईजियर टू रन। हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का जो वोकेबलरी है उसी का उपयोग करके यह लैंग्वेज है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन, और इसको रन करना भी आसान है। रिक्वायर्स लेस टाइम टू राइट अ प्रोग्राम, और बहुत कम समय में हम लोग प्रोग्राम को लिख पाते हैं। अब प्रॉब्लम ओरिएंटेड रैदर देन मशीन बेस्ड। अब मशीन बेस्ड लैंग्वेज ना हो करके अब लैंग्वेज क्या आ गए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह लैंग्वेज है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिर मशीन इंडिपेंडेंट, और यह मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मशीन पर डिपेंड नहीं करता है। डिसएडवांटेजेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि थोड़ा सा यह स्लो होता है लो लेवल लैंग्वेज से, लेकिन लैंग्वेज लिखना आसान है। अ हाई लेवल लैंग्वेज has to be translated into the machine language by a translator, and thus it wastes a lot of the computer time. कंप्यूटर जो है वह वास्तव में मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। कंप्यूटर किसे समझता है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। कंप्यूटर हमारी इस हाई लेवल लैंग्वेज को समझता नहीं है, हमारी इस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता है। वह किसको समझता है, लो लेवल का लैंग्वेज LLL को ही समझता है। और हम लोग किसी भी लैंग्वेज में, जैसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में HLL में कोई प्रोग्रामिंग राइट किए, कोई प्रोग्रामिंग यदि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको क्या करता है, ट्रांसलेटर, एक ट्रांसलेटर रहता है, वह ट्रांसलेटर क्या करता है, उसे ट्रांसलेट करता है और उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर इनबिल्ट होता है, ठीक है ना। और वह ट्रांसलेटर क्या करता है, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते जा रहे हैं, वह ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। और उसके बाद इस पर कंप्यूटर क्या करता है, इस पर सीपीयू जो है वह वर्क करते रहता है। सीपीयू का काम ही है कि ट्रांसलेटर के द्वारा कन्वर्ट करे, और सीपीयू काम करता है, और उसके बाद उस प्रोग्राम से फिर इंस्ट्रक्शंस जो, और फिर जो फाइनल निकलता है इंफॉर्मेशन, फाइनल जो इंफॉर्मेशन निकलता है उस इंफॉर्मेशन को फिर ट्रांसलेटर एक होता है स्पेशल तरह का, वह ट्रांसलेटर क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है हमारे लैंग्वेज में, जो हम देखना चाहते हैं उसमें वो कन्वर्ट करता है। तो बिना मशीन लेवल लैंग्वेज का, लो लेवल लैंग्वेज का आपको काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन यह बैकग्राउंड में काम होता रहता है। क्लियर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो भैया अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी समझना पड़ेगा। जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर का रोल है तो उसे भी समझ ले, है ना। तो ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज, इनटू अ मशीन लैंग्वेज। एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे मोदी जी यदि अमेरिका जाते हैं, रसिया जाते हैं, तो एक अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखते हैं, द्विभाषिया। वो क्या करता है, मोदी जी बोलते हैं हिंदी में, और वह व्यक्ति जो रसिया गए तो वो रसियन में कन्वर्ट कर दिया और उनको सुना दिया। फिर वो व्यक्ति जो रसिया में बोला तो उसको
वो ट्रांसलेटर सुन लिया और उसको मोदी जी को फिर सुना दिया। इस तरह से जो ये ट्रांसलेटर है ना, वही ट्रांसलेटर यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। क्लियर है? और ये बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मोदी जी का काम नहीं होगा, मोदी जी का कंप्यूटर काम नहीं करेगा, वैसे ही यहाँ ये है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है, चलो ठीक ठाक है, जो मुख्यमंत्री के साथ जाएगा। दूसरा जो होता है वो बाकी सेंट्रल मंत्री के द्वारा साथ जाएगा। और तीसरा जो होता है वो बड़ी तेज तरार होता है, वो प्रधानमंत्री के साथ जाएगा। और उसी 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होता है। एक है आपका असेंबलर, फर्स्ट टाइप जो है वो असेंबलर है, सेकंड टाइप जो है वह कंपाइलर है, और थर्ड टाइप जो है वो इंटरप्रेटर है। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों का तीनों क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है ये? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के टाइप्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो भाई या इसमें डिफरेंस क्या है? तो मैंने बताया ना, एगो मोदी जी के साथ जाएगा, एगो सेंट्रल मिनिस्टर के साथ जाएगा, एगो मुख्यमंत्री जी के सब साथ जाएगा। तो असेंबलर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं असेंबलर, मुख्यमंत्री वाला ट्रांसलेटर। एन असेंबलर इज ए प्रोग्राम यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। असेंबलर का काम क्या है कि जो असेंबली लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन का जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, बस यहीं तक ही है। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और द असेंबलर इनेबल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन कोड दैट इज 0 and 1। असेंबलर जो होते हैं, असेंबलर जो होता है वह क्या करता है? आपको असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर। तो भैया ये तो थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो गया, थोड़ा एडवांस आओ ना। तो ये रहा एडवांस वाला कंपाइलर। ये है क्या? कंपाइलर। पूरे प्रोग्राम आप लिख डालो, देख लिए भैया पूरा प्रोग्राम। अब इसको हम आपको कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप माथा पेची करते रहो कि कहाँ पर गलती, कहाँ पे सही, कहाँ पे गलती, कहाँ पे सही, फिर उसको ठीक करो। ठीक है ना? पूरा प्रोग्राम हम लिख दिए 10 पेज का, उसके बाद अब आप चेक करना शुरू कर रहे हो, तो वो होता है कंपाइलर। ठीक है? अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के पहले, प्रोग्राम को स्टेज पर प्रदर्शन करने के पहले, प्रोग्राम को फैक्ट्री में बनाने के पहले क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? पूरे प्रोग्राम को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में और चेक करते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? कंपाइलर। 10 पेज का प्रोग्राम लिखे, अब उस पूरे प्रोग्राम को आप क्या कर रहे हो? रन करा करके चेक कर रहे हो कि भैया ये सही से काम करता है कि नहीं। अगर सही से काम करेगा, त्रुटिहीन रहेगा, तब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, इसको लगाएंगे कि जाओ भैया अब इसको फैक्ट्री में डाल दो। ठीक है? अगर उसमें जहाँ जहाँ त्रुटि रहेगा तो वो हमें दिखा देगा कंपाइलर, उसके बाद हम उसको ठीक करेंगे। अब फिर पूरा प्रोग्राम लिख दिया ठीक करके, अब फिर चेक किए, फिर त्रुटि निकल गया 2 गो। इस तरह से यह कंपाइलर से भी काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इट कन्वर्ट्स द इंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। पूरे प्रोग्राम को, हाई लेवल जो प्रोग्राम होता है उसको एक बार में मशीन लैंग्वेज में यह कन्वर्ट करने का काम करता है। इट डिस्प्लेज द एरर्स फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर। पूरा जो प्रोग्राम मैंने 20 पेज का लिखा है, उस पूरे प्रोग्राम का एक बार में जितना भी एरर आएगा, 100 गो, 50, 25, 30, 100, 50, 25, 30, वो सारे एरर्स को एक बार में शो करता है। कौन? कंपाइलर। ओके, ये है कंपाइलर। थर्ड आ गया इंटरप्रीटर। भैया कंपाइलर से भी बड़ा दिक्कत होता है प्रोग्रामिंग करने में, तो और सबसे एडवांस जो मोदी जी के साथ चलेगा ना, वो है इंटरप्रेटर। एकदम स्टेप वाइज स्टेप, आप एक कदम गलत चले तुरंत बता दिया, दूसरा कदम गलत चले फिर बता दिया, यानी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में गलत आया वहीं पर बता दिया, दूसरा स्टेटमेंट में गलती आया तुरंत बता दिया, आप ठीक करो तब आगे बढ़ो, फिर गलती आया फिर ठीक करो फिर आगे बढ़ो। तो दिस इज द इंटरप्रेटर, यानी सबसे एडवांस्ड ट्रांसलेटर कोई है तो वह है इंटरप्रेटर। एंड इंटरप्रेटर इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग के पहले क्या करता है?
पूरे जो प्रोग्राम होता है उसको भी यह कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। यह एक स्टेटमेंट को एक बार में एग्जीक्यूट करता है, एक स्टेटमेंट को एक बार में, एक लाइन को एग्जीक्यूट किया, चलो सही है, हाँ यहाँ गलत है, चलो इसको ठीक करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन बढ़ना। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट अगर कोई आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको चेक कराता है, वो कौन? इंटरप्रेटर। तो आपको समझ में आ गया कि असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। इट डिस्प्लेज द एरर्स वन लाइन एट अ टाइम एंड इट गोज टू द नेक्स्ट लाइन ओनली आफ्टर द एरर इज करेक्टेड। यह पहला लाइन आप लिखे और यदि पहला लाइन में ही ये त्रुटि निकल गया तो सबसे पहले आप इस फर्स्ट लाइन की त्रुटि को दूर करो, उसके बाद ही आप सेकंड लाइन लिख सकते हो। फिर सेकंड लाइन को आप जैसे ही देखें इंटरप्रेटर के द्वारा, अच्छा यहाँ पर ये गलती है, तो पहले आप उस एरर को दूर करो, उसके बाद आप थर्ड लाइन में जा सकते हो। इस तरह से यह लाइन बाय लाइन आपको क्या करता है? एरर को शो कराता है और आप उस एरर को ठीक करते हो और आगे बढ़ते जाते हो। तो इस प्रकार से हमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। बिना इंटरप्रेटर का आज के डेट में प्रोग्रामिंग करना तो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आज एक से बढ़कर एक प्रोग्रामिंग हो रहा है। ओके, वर्किंग ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये तो मैंने बता दिया। The programs written in a high level language must be translated into machine language by using a translator called compiler या interpreter। तो जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे या तो कंपाइलर से या इंटरप्रेटर से आपको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद उस कंप्यूटर उसे समझता है। क्लियर? तो कंपाइलर का उपयोग तो नहीं करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? इंटरप्रेटर का। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में आपने जैसे प्रोग्राम लिख दिया 3 × 2 = 6, 3 × 2 बराबर इक्वल टू क्या होगा? 6। अब ये चीज तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर के माध्यम से। आपके पास दो ट्रांसलेटर है, या तो इंटरप्रेटर का उपयोग कर लो या कंपाइलर का उपयोग कर लो, किसी भी एक का उपयोग करो और उस पर अब कंप्यूटर समझ गया, ओ अच्छा 3 × 2 = अब क्या होगा? 6। वो 3 को क्या किया? 0 0 1 1 0 1 1 0 1 में कन्वर्ट किया, इनटू को भी वो कन्वर्ट किया 0 1 1 1 0। इस तरह से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? और उसके बाद वो उस पर काम करना शुरू करता है। उसके बाद वह आउटपुट देता है क्या? मशीन लैंग्वेज। वो आउटपुट देगा क्या? मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड 0 1 0 0 1 देगा। और फिर उसके बाद फिर यह हमारा लैंग्वेज में ट्रांसलेटर के माध्यम से ट्रांसलेट हो जाता है। और इस तरह से काम होते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में। और इस तरह से यहाँ पर आप सभी का यह चैप्टर कंप्लीट होता है।